everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Azmat and today is 28 December. स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास हेडलाइन न्यूज़ कौन कौन सा है और कौन कौन सा न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला न्यूज़ जो है वो हम हिस्ट्री सेक्शन से लेते हैं। ये न्यूज़ आर्क बिशॉप डेस्मोंड टूटू के बारे में है। ही वॉज अ नोबल पीस प्राइज लॉरेट और ये वेटरन थे साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रगल था अगेंस्ट वाइट माइनॉरिटी रूल। इनका देहांत हो गया है, डेथ हो गया है 26 दिसंबर में एट द एज ऑफ 90। तो इसलिए हमें थोड़ा डेस्मोंड टूटू के बारे में देखना है। 1931 से 2021 उनका ईयर ऑफ लिविंग रहा है। जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी की तरफ मूव हो रहा था ना अर्ली 1990s में, तो डेस्मोंड टूटू ने प्रोपोगेट किया था आइडिया ऑफ साउथ अफ्रीकाज रेनबो नेशन। ओके, टूटू साउथ अफ्रीकन एंजेलिक क्लरिक थे। 1984 में जैसे मैंने आपको बताया इनको पीस प्राइज मिला है। ठीक है, पीस प्राइज मिला है इन द पोजीशन टू अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। इनफैक्ट एक डिकेड लेटर ना इन्होंने चेयर किया है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मिशन, ताकि वो जितने भी एट्रोसिटीज परफॉर्म किए गए ना उन दिनों में, जिनको डार्क डेज बोलते हैं, उस चीज को देखने के लिए ये जो थे he was considered the nation's conscience by both the black majority and the white minority। तो इसलिए हमें थोड़ा आर्कबिशॉप डेस्मोंड टूटू के बारे में पता होना चाहिए। ये थोड़ा पिक्चर है यहाँ पे और ये इनकी एक फेमस कोटेशन है, God is not upset that Gandhi was not a Christian because God is not a Christian. All of God's children and their different faith help us to realize the immensity of God। तो ये उनका एक फेमस कोटेशन है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये एक रेबिलियन के बारे में है। इस रेबिलियन का नाम है ताई खामती रेबिलियन। तो अरुणाचल प्रदेश की जो डेप्यूटी सीएम है ना, उन्होंने सेंटर से अर्ज किया है कि वो रिकॉग्नाइज करे ताई खामती ब्रिटिश वॉर को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलने के लिए। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मली 1857 के रिवोल्ट को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने बोला है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ताई खामती रेबिलियन क्या है? फर्स्ट सच वॉर है जो हुआ था 1839 में बिटवीन ताई खामती पीपल और ब्रिटिश। ठीक है, इस वॉर में थिएटर ऑफ दिस वॉर मतलब इस वॉर का जो लोकेशन है वह सम 2400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मेरठ इन यूपी वेयर द म्यूटिनी बिगिंस। ठीक है, ताई खामतीज जो लोग हैं इन्होंने कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी। इसमें 80 के आसपास ब्रिटिश सोल्जर्स का डेथ हुआ था, इंक्लूडिंग उनके जो कॉलोनल थे एडम वाइट, उनका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में उनका डेथ हो गया था। ठीक है, अब ताई खामती पीपल कौन है? ताई खामती पीपल वो लोग हैं ना जो थेरावाडा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है तो आपको पता होगा महायान, हीनयान है ना, एंड वज्रयान पढ़ा होगा। तो थेरावाडा भी हम हीनयान, जो हमारा ओल्ड फिलोसफिकल बुद्धिज्म होता है ना, उसको थेरावाड भी बोलते हैं। तो वे उन पे बिलीव करते हैं और आज इनकी नंबर्स ना काफ़ी कम है। तो इनकी पॉपुलेशन करीब 1 लाख में ऐसे सीमित होकर के रह गई और ये अभी अरुणाचल प्रदेश और आसाम के आसपास वाले लोकेशन में रहते हैं। अब अगर हम कुछ दूसरे रिवॉल्ट्स देखें जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, तो एंग्लो अबोर वॉर, वांचो ब्रिटिश वॉर, ये कुछ ऐसे भी वॉर्स हैं। वांचोज वॉर ये भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ, बट ताई खामती को रिकॉग्निशन के लिए डिप्यूटी सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ही हैव अर्ज्ड द सेंटर टू रिकॉग्नाइज इट। तो ताई खामती के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारा जन गण मन के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है 110th एनिवर्सरी हो गया ऑफ द फर्स्ट टाइम जन गण मन इंडिया नेशनल जो एंथम जो वो पब्लिकली संग हुआ था। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में हमारा डिफरेंस होता है, लोग अक्सर इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। वंदे मातरम इज़ नॉट आवर नेशनल एंथम, वंदे मातरम इज़ आवर नेशनल सॉन्ग। और जो आपका नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। ये लास्ट डे था उस सेशन का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु हेल्स फ्रॉम बिहार, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली एंड लेटर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फुल 2 टर्म्स। ठीक है, उन्होंने हैड डिक्लेयर्ड वंदे मातरम एज नेशनल सॉन्ग।
ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग और एंथम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए। जन गण मन का जो फर्स्ट स्टैंजा है ना ऑफ द बंगाली हाइम, भारतो भाग्यो विधाता, this was written by whom, none other than रविंद्रनाथ टैगोर in his आनंद मठ। तो कहाँ मेंशन है ये वाला भारतो भाग्य विधाता, ये आनंद मठ जो बुक है रविंद्रनाथ की, वहां पे मेंशन है। दिसंबर 27 1911 में नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग, कहाँ किस सेशन में पहली बार संग हुआ था, तो कलकत्ता सेशन में पहली बार नेशनल एंथम 1911 में संग हुआ था। अब कोई मुझे बताएगा कि 1911 का जो कलकत्ता सेशन था इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बैठे हुए थे उस वक्त, 1911, कमेंट सेक्शन में आप ये चीज मुझे बताओगे। उसके बाद एक स्लाइटली जो वेरीड वर्जन है जन गण मन का, दैट वाज अडॉप्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आईएनए बोलते हैं, ठीक है, एज अ नेशनल एंथम कॉल्ड शुभ सुख चैन, ठीक है, जो भी इंडिया में पॉपुलर हो गया था। अब हमारा जो आर्टिकल 51A है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें ये चीज मेंशन किया हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, किस चीज की ड्यूटी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। और आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन में क्या, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को इज्जत दें। नेशनल सॉन्ग जैसे मैंने आपको बताया वंदे मातरम, ये भी एक बंगाली पोएम है, ये लिखा गया है भाई बंकिम चंद्र चैटर्जी जी, इन्होंने 1870s में ये लिखा था, ठीक है, इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ। ओके, तो आनंद मठ विच इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिबिलियन, एंड ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सन्यासी रिबिलियन का मेंशन कहाँ पे है, तो आपका आनंद मठ पुस्तक जो यहाँ पे है। और इस पोएम को पहले बार गाने वाले इज नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। द फर्स्ट 2 वर्सेस ऑफ नेशनल सॉन्ग, इसको अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1937 बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये लेकिन आपका कॉलोनियल रूल खत्म होने से पहले हुआ था, तो थोड़ा सा आई होप सो आपको नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम डिफेंस सेक्टर्स से पहला न्यूज देखते हैं। ये न्यूज हमारा आईएनएस खुखरी के बारे में। आईएनएस खुखरी को डीकमीशन किया गया है, हाँ, आफ्टर 32 ईयर्स। अभी डीकमीशन मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एक, जैसे ये आईएनएस है ना, ये जैसे यूज हो गया, तो यूज हो जाने के बाद जब इसके पार्ट्स को निकाल दिया जाता है, इसको वर्किंग से हटा दिया जाता है, उसको डीकमीशन बोलते हैं। तो 32 ईयर्स तक इसने अच्छा सर्विस दिया है, अब इसको डीकमीशन कर दिया गया है। आईएनएस खुखरी इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट था। अब कॉर्वेट आप हमेशा कुछ वर्ड सुनते होंगे, कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, है ना, दीज वर्ड्स, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कॉर्वेट्स क्या होता है, फ्रिगेट्स क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ना सिंपल सा डिफरेंस है यहाँ पे बता देती हूँ। जो कॉर्वेट्स जो होती है ना, वो शिप्स जो थोड़े से छोटे साइज की होती है ना, उनको कॉर्वेट्स बोलते हैं, और जो थोड़े से बड़े साइज की होती है उनको फ्रिगेट्स बोलते हैं। तो आईएनएस खुखरी क्या है, इंडिया का इंडिजिनियसली बिल्ड, खुद से बनाया हुआ मिसाइल कॉर्वेट है, हाई स्पीड शिप है, बहुत अच्छा इसका फायर पावर है। इसको बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर, इसका नाम आप बार बार सुनते ही होंगे, ठीक है। इसको डिस्टिंक्शन मिला गया है, क्यों, क्योंकि इसने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लीट दोनों में काम किया गया है, और ये शिप एफिलिएटेड किसको था, गोरखा ब्रिगेड ऑफ द इंडियन आर्मी को था, ठीक है। अपने सर्विस के टाइम में ये शिप ने बहुत डिफरेंस को ट्रैवल किया है। उस डिफरेंस को ऐसा बोला जाता है, वो उस डिस्टेंस को वो इक्विवेलेंट है टू द नेविगेटिंग अराउंड द वर्ल्ड 30 टाइम्स, ओके, या फिर 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। मतलब अगर आप पूरे अर्थ को ले लो तो ये 30 टाइम्स रोटेशन अगर आप बोलोगे तो इतना किलोमीटर्स इसने ट्रैवल किया है, और यू से फ्रॉम अर्थ टू द मून का थ्राइस डिस्टेंस। तो ये आईएनएस खुखरी, ध्यान देना है, ये कॉर्वेट है और ये इंडिजिनियसली बिल्ट है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा वो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नहीं है, इनफैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो होगा, ये मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ब्रह्मोस है दिस इज अ क्रूज मिसाइल, ठीक है, एंड ये सुपरसोनिक है। तो आपको सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सब सोनिक का डिफरेंस पता होगा। मैक का डिफरेंस होता है, मैक की स्पीड अगर ग्रेटर देन 5 होती है तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। प्रीवियस काफी सारे क्लासेस में मैंने आपको ये बताया है कि क्रूज मिसाइल्स क्या होता है, तो फॉलो करते रहो ताकि चीजें क्लियर होते रहे आपकी।
तो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल इज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको हम लॉन्च कर सकते हैं लैंड, एयरक्राफ्ट या सबमरीन शिप कहीं से भी। ये फास्टेस्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अभी ब्रह्मोस जो है क्या ये इंडिजियसली बिल्ड है? नो, बिल्कुल ये इंडिजियसली बिल्ड नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस से ही आपको पता चलता है, ब्रा मतलब ब्रह्मपुत्र से आता है और मोस मतलब मोस्कवा रिवर जो रशिया है और ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया का, मतलब इसमें दो कंट्री का पार्टिसिपेशन है, दैट इज इंडिया प्लस रशिया। तो ब्रह्मोस आपका वहां से आता है। मिसाइल जॉइंट वेंचर है, मैंने आपको ये चीज बता दिया है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रह्मोस का? क्रूज मिसाइल है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लैंड लॉन्च्ड, शिप लॉन्च्ड, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो इंडिया में सर्विस में कब एंटर किए? 2019 में। अब एक MTCR टेक्नोलॉजी है जिसको इंडिया ने एक्सेस किया था 2016 में। MTCR टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम बोलते हैं। तो पहले जब इंडिया MTCR की पार्ट नहीं थी ना, तो हम ब्रह्मोस को यूज करने में हमारा थोड़ा सा कुछ रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन इस पार्टनरशिप के बाद ना इंडिया एंड रशिया प्लानिंग टू डेवलप अ न्यू जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज 800 किलोमीटर प्लस होगी, और ये जो प्रोजेक्टेड टारगेट्स है उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर पाएगा। तो MTCR के बाद ही इसका किलोमीटर एक्सपेंशन हुआ है, अदरवाइज इससे पहले ये नहीं था, और इंडिया MTCR की मेंबर है, ये चीज आपको ध्यान में देनी है। आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में हम पहला न्यूज देखते हैं। दिस न्यूज इज अबाउट कावी। कावी जो है एक वॉल आर्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय पोर्चुगीज, ठीक है। इसको ब्राइट रेड और वाइट शेड में किया जाता है। इसका टेक्निक जैसे मोराल पेंटिंग हम कैसे फ्रेश लेड लाइम प्लास्टर लगा करके करते हैं, उस तरीके से किया जाता है। इसका नेम मिला है इसको काव से। काव मतलब जो रेड पिगमेंट लैटेराइट सॉइल में होता है उसको काव बोलते हैं। इसी से इमेज प्रिपेयर किया जाता है और वाइट बैकग्राउंड प्लास्टर का होता है। रेड इज द ओनली कलर इन कावी आर्ट। इसको कोंकण रीजन में पाया जाता है, स्पेशली इन टेम्पल्स ऑफ गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जब आप ये रेड एंड वाइट बैकग्राउंड देख रहे हो दोस्तों, तो एक सवाल मेरा आपके पास रहेगा, इफ यू कैन ट्राई टू रिकॉल, वो महाराष्ट्र की कौन सी आर्ट है मुझे बताओ जो थोड़ी सी सिमिलर दिखती है इसी की तरह, और वो रेड एंड वाइट कलर से यूज होती है। तो कोशिश करो ध्यान देने का। महाराष्ट्र का वो आर्ट है, बहुत फेमस आर्ट है, एंड बैक टू बैक इट वाज इन न्यूज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से देखते हैं। दिस न्यूज इज अबाउट त्रिंकोमाली ऑयल फार्म डील, ठीक है। अब ये जो त्रिंकोमाली ऑयल फार्म डील है, इसमें श्रीलंका जो है आपका हमारा नेबरिंग कंट्री, ठीक है, ये इंडिया के साथ डील में है टू जॉइंटली डेवलप द त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म। ये एक प्रोजेक्ट है जो बहुत दिनों से कंट्रोवर्शियल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताऊं, ठीक है, तो त्रिंकोमाली हार्बर जो आपका है ये सेकेंड डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है वर्ल्ड का। नेचुरल डीपेस्ट हार्बर मतलब इस हार्बर को बनाने के लिए उतनी ज़्यादा मतलब ह्यूमन मेड नहीं है, ये खुद से, अगर आपने ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट एंड कॉलिजन थ्योरी पढ़ा होगा, तो अगर किसी साइड में टिल्टेड होता है तो उस हिसाब से ये बनी हुई है खुद से डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है, ठीक है। ब्रिटिशर्स इनके कंट्रोल में थे, ठीक है। दे वांटेड ऑब्वियसली वो हर एक चीज में अपना फायदा देखना चाहते थे, तो दे डिसाइडेड टू मेक दिस एज द प्राइमरी लॉजिस्टिक स्टेशन कब? इन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, ठीक है। इट इज ऑल्सो लेसर नोन बट इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक स्टेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में काफी ज्यादा ये लॉजिस्टिक्स के लिए यूज हुआ था। ब्रिटिशर्स ने ऑयल स्टोरेज प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट किया था 1924 में और 1930 तक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद इट वाज अबैंडन्ड 1948 के बाद जब श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस ले लिया। 2002 में डेवलपमेंट ऑफ दिस टैंक फॉर्म वाज रिवाइव्ड बाय इंडियन ऑयल कंपनी, जो हमारी IOC है, इंडियन कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, उससे रिवाइव हुआ। तो ट्रिंकोमाली ऑयल फील्ड जो है ध्यान देना है कि इट वाज बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स कब? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एंड वर्ल्ड वॉर 2 में रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए और आपका लॉजिस्टिक स्टेशन, रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए यूज हुआ एंड हैज 99 स्टोरेज टैंक्स दैट लुक लाइक जायंट वेल्स। तो इसी के बारे में इंडियन गवर्नमेंट के साथ श्रीलंका का डील हुआ है ताकि वो जॉइंटली इस ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को डेवलप करे। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस एरिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको ये प्लेसेस इन न्यूज में आपको त्रिंकोमाली का नाम श्रीलंका से एसोसिएट करके याद करना है।
नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो मोजाम्बिक से रिलेटेड है। अगर मैं मोजाम्बिक बोलूँ तो आपको तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री एंड इट इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये आप लोकेशन देख सकते हो मोजाम्बिक। इनफैक्ट मोजाम्बिक चैनल भी काफ़ी ज़्यादा हम मैप्स जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चैनल होता है ये, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया यहाँ पे फूड एड भेज रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहा है। किस चीज़ से भेज रहा है? आईएनएस केसरी जो लैंडिंग शिप टैंक है इंडिया की, वहां से भेज रहा है अंडर द 8 एडिशन ऑफ मिशन सागर। मोजाम्बिक की एक पोर्ट है पोर्ट मपूतो, इस पोर्ट में डिलीवर किया। और एड को भेजा क्यों गया है? क्योंकि ऑब्वियसली मोजाम्बिक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, वहाँ पे उसके नदर्न पार्ट में टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ट्विन चैलेंज पे फेस कर रहा है अभी। एक तो पैंडमिक हिट है एंड देन वहाँ पे ड्रॉट की प्रॉब्लम है, तो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो रही है। और ये न्यूज़ आप ये मैप में मोजाम्बिक का लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो गोलन हाइट्स से रिलेटेड है। ये आपका गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सब बैक टू बैक कंटिन्यूस 1 ईयर से न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो आपको ये गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप, इन सारों का जो वेस्ट बैंक, इन सारों का लोकेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। खैर उस लोकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसराइल सेट टू डबल सेटलमेंट्स इन गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स जो आपका एरिया है, दिस एरिया प्रैक्टिकली बिलोंग्स टू फलस्तीन एरिया, लेकिन इसको इसराइल ने ऑक्यूपाई किया था। कब? 1967 का 6 डे वॉर था, तब इसराइल ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई किया था। लेकिन उसके बाद सीरिया ने ट्राई किया था रीटेक करने का गोलन हाइट्स को 1973 का जब मिडिल ईस्ट वॉर था तब, बट सीरिया डिफीट हो गया था अपने अटेम्प्ट में। दोनों कंट्रीज ने एक आर्मिस्टाइज ट्रीटी साइन किया था 1974 में एंड यूएन ऑब्जर्वर फोर्स को बीच में रखकर सीज फायर किया गया था। 1981 में इसराइल परमानेंटली एक्वायर किया था टेरिटरी ऑफ गोलन हाइट्स एंड ईस्ट जेरूसलम इन मूव्स नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट कंट्री। मतलब उसकी इस मूव को सैंक्शन दूसरी कंट्रीज नहीं देती है। गोलन हाइट्स एक रॉकी प्लेट्यू एरिया है, 1800 स्क्वायर किलोमीटर, 1800 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। ये आप लोकेशन देख सकते हो गोलन हाइट्स की, ठीक है। तो गोलन हाइट्स को एक आपका प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी कंट्री सराउंड करती है, तो इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, जिल्स। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान एंड सीरिया। तो गोलन हाइट्स आपका सराउंडेड होता है जिल्स से, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, सीरिया। तो आप गोलन हाइट्स की लोकेशन याद करेंगे। गाजा स्ट्रिप के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो गाजा स्ट्रिप आपकी अगेन ये पैलेस्टीनियन एरिया है एंड गाजा स्ट्रिप आपकी ओपन होती है मेडिटेरेनियन सी के बारे में। एंड अभी कुछ दिन पहले जब आपका इसराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब आपने सुना होगा कि गाजा से फायरिंग किया जा रहा है, रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इसराइल उसके अगेंस्ट में गाजा स्ट्रिप में रॉकेट डाल रहा है। तो यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप भी है गाजा स्ट्रिप में जिसको हमास बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको 6 डे वॉर 1967 का एंड देन मिडिल ईस्ट वॉर 1973 का थोड़ा आपको ध्यान देना है। ओके, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम योजना पीडिया में देखते हैं कि हमारे पास कौन सा स्कीम है। तो ये स्कीम जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये है युवा स्कीम, इसको बोलते हैं मेंटरिंग युवा स्कीम, ठीक है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, उन्होंने अनाउंस किया है सिलेक्शन ऑफ 75 ऑथर्स अंडर पीएम युवा। युवा एक आपका जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 चल रहा है, इसी में एज अ पार्ट to bring the forward perspective of young generation of writers on themes like unsung heroes, freedom fighters, इन सब चीज़ों के लिए सिलेक्शन हो रहा था। तो 75 ऑथर्स को लिया गया। ये 75 ऑथर्स को ट्रेन करेंगे बिलो द एज ऑफ 30 हु आर रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड प्रोजेक्ट इंडिया और उसकी कल्चर को ग्लोबली। इनको एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा 50,000 50,000 पर मंथ का फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटोरशिप स्कीम। तो युवा स्कीम आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आ जाती है। तो ये हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देसमोंड टूटू साउथ अफ्रीकन एंजेलिक क्लरिक थे हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर हिज रोल इन द पोजिशन टू अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ताई खवाती रेबिलियन फर्स्ट
सच वॉर है जो 1839 में हुआ था बिटवीन ताई खामती पीपल एंड द पोर्चुगीज। दिसंबर 27, 1911 में नेशनल एंथम पहली बार संग हुआ था बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस में। गोलन हाइट्स जो एरिया है आपका ऑन द बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, साउथ वेस्टर्न सीरिया, जो सीरिया का साउथ वेस्टर्न सीरिया वाला पार्ट। पोर्ट मपूतो इज लोकेटेड इन श्रीलंका। कावी आर्ट जो है इट्स अ वॉल आर्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच, इज डन बाय द ब्राइट रेड एंड व्हाइट शेड्स। तो यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, लेट मी डिस्प्ले द आंसर्स फॉर यू। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। सेकेंड, ताई खमाती रेबिलियन इज बिटवीन ताई खमाती पीपल एंड ब्रिटिशर्स नॉट पोर्चुगीज। सेकेंड स्टेटमेंट भी, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि ये कलकत्ता सेशन में हुआ था, नॉट इन द बॉम्बे सेशन। गोलन हाइट्स वाला क्वेश्चन हमारा सही है। पोर्ट मपूतो दोस्तों ये श्रीलंका में नहीं आता, ये मोजाम्बिक की एक पोर्ट है। एंड कावी आर्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले आर हु इंट्रोड्यूस फ्रेंच, नो, Portuguese introduced this art. तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।